भारत के बाद एक और बड़ा मार्केट टिकटॉक के हाथ से निकल सकता है। अब की बार अमेरिका में शटडाउन की तलवार लटक रही है उस पे। उनके सामने कुएं और खाई वाली स्थितियां बन गई है। या तो टिकटॉक को बेचना पड़ेगा अपना मार्केट यूएस में, या फिर बोरिया बिस्तर समेटकर जाना होगा और उनके पास सिर्फ 19 जनवरी तक का समय है। खबर आई है कि चीन में पहले विकल्प पर चर्चा हो रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीनी अधिकारी टिकटॉक को एलन मस्क को बेचने पर विचार कर रहे हैं। टिकटॉक के प्रवक्ताओं ने इसका खंडन कर दिया है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट का सच्चाई से कोई लेना देना है नहीं। इस बीच एक यूट्यूबर ने भी टिकटॉक खरीदने की पेशकश की है। उन्हें दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। तो मिस्टर बीस्ट या एलन मस्क, कौन टिकटॉक को खरीद सकता है? क्या टिकटॉक को यूएस से जाना होगा? टिकटॉक पर बाहर निकलने का दबाव क्यों आया और क्या डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक को बचा सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम खोजने वाले हैं। यूएस के बाद हम चलेंगे कतर, जहां गाजा में सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत अंतिम दौर में है। इसमें इजराइल से लेकर कतर और यूएस तक के नेता अपनी नींद हराम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 13 जनवरी को पूरे दिन फोन पर लगे रहे। उनकी कोशिश है कि कुर्सी छोड़ने से पहले डील फाइनल हो जाए। इस सीज फायर डील में क्या क्या हो सकता है और क्या संघर्ष विराम के बाद इजराइल हमास जंग खत्म हो जाएगी? नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। उन्नीस जनवरी 2025 इस तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस से ले लेंगे विदा। बतौर राष्ट्रपति ये उनके कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। इसी दिन अमेरिका में एक पॉपुलर ऐप का भी अंतिम दिन हो सकता है, जो कि है टिकटॉक। चीन में बना, फिर पूरी दुनिया में फैला। अमेरिका में इसके लगभग 17 करोड़ यूजर्स हैं। समझिए कि आधा यूएस टिकटॉक पर है। 2024 में टिकटॉक पर लगभग 90,000 करोड़ के विज्ञापन भी आए। ये इंस्टाग्राम और दूसरे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कम था, लेकिन ग्रोथ के मामले में ये दूसरों से बहुत आगे था। अब असली मुद्दे की तरफ आते हैं कि टिकटॉक को अमेरिका में बैन किया क्यों जा रहा है और किसके इशारे पर। टिकटॉक की शुरुआत 2016 में हुई थी। पेरेंट कंपनी बाइटडांस है। बाइटडांस का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इस पर चीन के कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी से सांठ-गांठ के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इल्ज़ाम है कि कंपनी अपने यूज़र्स का डेटा चीन की सरकार को देती है। कहा गया है कि चीन टिकटॉक का इस्तेमाल जासूसी या ब्लैकमेलिंग के लिए भी कर सकता है या संकट के समय फ़ायदा उठा सकता है इस डेटा का। टिकटॉक इन इल्ज़ामों का खंडन करता रहा है। उसके मुताबिक बाइटडांस एक प्राइवेट कंपनी है, किसी देश की सरकार या सरकारी कंपनी से लेना देना नहीं है। कंपनी के 20% शेयर्स पर फाउंडर्स का हक है, जबकि 60% हिस्सेदारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास है। इनमें कई अमेरिकी कंपनीज भी हैं। बाकी 20% शेयर्स हैं कंपनी के स्टाफ के पास। तकरीबन 7,000 का स्टाफ यूएस में काम करता है और उन्हें भी हिस्सेदारी मिली हुई है। चीन सरकार ने भी जासूसी और दूसरी चिंताओं को खारिज किया है। उनका कहना है कि टिकटॉक बैन से यूएस को ही नुकसान होगा। इसके बावजूद अमेरिका में चिंताएं जताई जा रही हैं। इजराइल हमास वॉर के दौरान अमेरिका में गलत सूचनाएं फैलाने का इल्ज़ाम टिकटॉक पर ही आया। फिर अप्रैल 2024 में अमेरिका के कॉलेजेस में इजराइल विरोधी प्रोटेस्ट हुए। कॉलेजेस को इजराइल के साथ किसी भी तरह का संबंध तोड़ने की मांग की गई। प्रोटेस्ट कई हफ्तों तक चला और उस वक्त टिकटॉक पर यहूदी विरोधी कैंपेन का प्रचार प्रसार करने का इल्ज़ाम भी लगा, एंटीसेमेटिक कंटेंट। उसी दौरान अमेरिकी संसद में टिकटॉक बिल पर बहस चल रही थी। इस बिल में कंपनी बेचो या बाहर निकल जाओ का प्रावधान था। 23 अप्रैल को अमेरिकी संसद कांग्रेस ने बिल पर मुहर लगाई। अगले दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिल पर दस्तखत भी कर दिए और दस्तखत होते ही बिल ने कानून की शक्ल ली। इस कानून का नाम है प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशंस एक्ट, PAFACA। अगर सरकार को लगा कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरा हो सकता है, तो उसे 270 से 360 दिनों के अंदर बैन किया जा सकता है। और इसके पहले निशाने पर था टिकटॉक, लेकिन ये तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हुआ। बाइटडांस को 19 जनवरी 2025 का समय मिला। तब तक उन्हें अपना ऐप किसी अमेरिकन कंपनी को बेचना था, वरना अमेरिका में टिकटॉक का ऑपरेशन पूरी तरह बंद हो जाता। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइटडांस दोनों विकल्प आजमा रही है। उन्होंने पहले निचली अदालत में अर्जी लगाई, मगर राहत नहीं मिली। फिर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 10 जनवरी को पहले सुनवाई हुई और टिकटॉक के वकीलों ने पहले संविधान संशोधन का, फर्स्ट अमेंडमेंट का हवाला दिया, फ्री स्पीच की आज़ादी की बात की। लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि अगर टिकटॉक बिका नहीं तो ये चीनी सरकार के लिए जासूसी और राजनीतिक प्रोपेगेंडा का टूल बन सकता है और अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी यह खतरा होगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का झुकाव नेशनल सिक्योरिटी की तरफ था, इसलिए अदालत से राहत की उम्मीद
बहुत कम है। ऐसे में बाइटडांस के पास दूसरा विकल्प बचेगा, वो है टिकटॉक का मालिकाना हक किसी अमेरिकी शख्स या अमेरिकी कंपनी को बेच देना। टिकटॉक अमेरिका की मार्केट वैल्यू 1.5 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ के बीच आंकी जाती है, इसलिए कोई छोटी मोटी कंपनी इसे खरीदने की हालत में तो नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, जिसमें सबसे चर्चित नाम जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन का है, जिन्हें आप मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं। मिस्टर बीस्ट या मिस्टर डोनाल्डसन इंटरनेट पर्सनालिटी हैं। यूट्यूब पर 34 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और फिर 14 जनवरी को उन्होंने एक्स पर लिख भी दिया कि ओके फाइन, टिकटॉक को मैं खरीद लूँगा ताकि ये बैन ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर बीस्ट यूट्यूब से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले कंटेंट क्रिएटर हैं। उनकी नेटवर्थ तकरीबन 4000 करोड़ रुपए है, लेकिन ये टिकटॉक खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि वो फंड्स कहाँ से जुटाएंगे। देखना होगा कि क्या वो किसी और के साथ पार्टनरशिप में टिकटॉक खरीदेंगे या ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है कि मेरा नाम खबरों में चलने लगे। हालांकि मिस्टर बीस्ट की एंट्री ने टिकटॉक एपिसोड को थोड़ा दिलचस्प तो बनाया ही है। मिस्टर बीस्ट से भी पहले बिलियनियर फ्रैंक मैकॉर्ड ने टिकटॉक को खरीदने का फॉर्मल ऑफर दिया था। उन्होंने कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स का साथ भी है उनके पास, ऐसा बताया। फ्रैंक का ऑफर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का ही है। मैकॉर्ड के अलावा वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन के पूर्व सीईओ बॉबी कॉटिक का नाम चर्चा में है। वो ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और दूसरे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि वो डील में पैसा लगा सके। मतलब ये लोग भी फंड्स जुटा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास टिकटॉक को खरीदने लायक पर्याप्त पैसा है, उससे ज़्यादा भी है। उन्होंने 2021 में एक बार खरीदने की कोशिश की भी थी, लेकिन तब डील नहीं हो पाई लॉक। वो फिर से एक बार कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला पहले भी टिकटॉक में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। इन सब के अलावा एक नाम और लिस्ट में है, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला है, लेकिन अफवाहों में उसे सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। वो शख्स हैं ऑब्वियसली एलन मस्क। मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेटवर्थ 35 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। टिकटॉक खरीदने का पैसा वो आराम से दे सकते हैं और उन्होंने 2022 में ट्विटर को 3.5 लाख करोड़ में खरीदा भी था। दूसरी बात क्या है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ट्रंप की जीत में एलन मस्क की भूमिका आप जानते ही हैं कितनी है। चुनाव के बाद मस्क ट्रंप के करीब रहे हैं। विदेशी नेताओं से जब बातचीत होती है या फैमिली फंक्शन होता है तो मस्क की दिनचर्या ट्रंप के आसपास घूमती है। गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर बैन का विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से टिकटॉक लॉ पर पूरी तरह से रोक लगाने की अपील की थी। दिलचस्प ये है कि अमेरिका में टिकटॉक को बिकवाने की पहली कोशिश ट्रंप ने की थी, हालांकि वो तब सफल नहीं हुए थे। फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को टिकटॉक से खूब फायदा हुआ और फिर उन्होंने टिकटॉक बैन की मुखालफत करनी शुरू की। फायदा मिलता है तो आदमी का सुर बदलता है। 3 जनवरी 2025 को उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट का डेटा शेयर किया। उनकी पोस्ट को टिकटॉक पर लगभग 4 अरब बार देखा गया था, 400 करोड़ बार। ट्रंप ने डेटा के ग्राफिक्स के साथ लिखा, वाई वुड आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ टिकटॉक, यानी मैं टिकटॉक से छुटकारा क्यों पाना चाहूँगा। उनकी पोस्ट को टिकटॉक के समर्थन के तौर पर देख लिया गया। अब वो बैन रुकवाना चाहते हैं ऐसा माना गया, लेकिन जानकारों को अगर हम सुने तो उनके पास फिलहाल बहुत कम विकल्प हैं। टिकटॉक के पास 19 जनवरी का वक्त है सिर्फ तब तक का, जबकि ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। अगर तब तक किसी तरह लॉ लागू नहीं हुआ तब ट्रंप के पास मौका हो सकता है। वो प्रेसिडेंट ही बन रहे हैं। हालांकि वो ये ज़रूर चाहेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि टिकटॉक को चीन का प्रोपेगेंडा टूल एक समय पे ट्रंप ने ही बताया था। ट्रंप को अपना सपोर्टर बेस भी बचाना है। ऐसे में वो टिकटॉक को किसी अमेरिकन कंपनी के हाथों बिकवाने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, और उनके लिए एलन मस्क से बेहतर विकल्प शायद ही कोई होगा। बहरहाल अगर उससे पहले ही बैन लागू हो गया तो क्या होगा। बैन होते टिकटॉक मोबाइल फ़ोन से नहीं हटेगा, न ही सरकार किसी को ऐप हटाने के लिए बाध्य कर सकती है, लेकिन टिकटॉक पर आने वाले नए अपडेट्स बंद होंगे। साथ ही प्ले स्टोर को टिकटॉक ऐप अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। अमेरिका में टिकटॉक की न्यू डाउनलोडिंग बंद हो जाएगी, जो फ्रेश डाउनलोड्स होते हैं। अगर प्ले स्टोर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इसका पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, और इसकी निगरानी सरकारी एजेंसियों के पास है। बहरहाल टिकटॉक पर बैन की आशंका के बीच एक नया ऐप भी चर्चा में है। इसका नाम है रेड नोट। यह टिकटॉक और इंस्टाग्राम का मिश्रण बताया जा रहा है। इसे टिकटॉक का विकल्प भी बताया जा रहा है। रेड नोट पर पहुंचे यूजर्स खुद के लिए टिकटॉक रेफ्यूजी टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और रोचक बात यह है कि रेड नोट भी एक चाइनीज ऐप है। चीन में इसे शियो होंगसू नाम से जाना जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है लिटिल रेड बुक। रेड बुक चीन के पहले कम्युनिस्ट शासक माओ जेडोंग की किताब का नाम था।
इसलिए रेड नोट को लेकर भी तमाम तरह की आशंकाएं हैं, स्पेशली यूएस में, मगर सोशल मीडिया यूजर्स पर इसका असर अभी तो दिख नहीं रहा है। टिकटॉक का अध्याय अब यहां रोक लेते हैं। बोनस खबरों की बारी है। इजराइल हमास जंग में संघर्ष विराम की उम्मीद अब बढ़ रही है। अगर सब ठीक चला तो अगले कुछ घंटों में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। ये बातचीत कतर की राजधानी दोहा में चल रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास के प्रतिनिधि पहली बार सेम बिल्डिंग में इनडायरेक्ट मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि वो आमने सामने नहीं बैठे। अमेरिका और कतर संदेशवाहक की भूमिका में हैं। कतर ने ब्रेक थ्रू की उम्मीद अब जता दी है। कहा है कि अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया गया है, जो कि अच्छा संकेत है, लेकिन इसको फाइनल मान लेना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। अंतिम समय में छोटी सी बात पूरी डील को डिरेल भी कर सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार इजरायल और अरब देशों के नेताओं के साथ संपर्क में हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि स्टीव विटफॉक भी दोहा में हैं। वो भी सीज फायर डील पर चल रही बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। 13 जनवरी को कतर ने दोनों पक्षों को मसौदा सौंपा था। बातचीत उन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द है। क्या मसौदे में था, आपको बता देते हैं। पहले फेज में 33 बंधकों को छोड़ा जाएगा। पहला चरण 60 दिन तक चलेगा। अगर सब ठीक रहा तो पहले चरण के 16वें दिन दूसरे फेज पर बातचीत शुरू होगी। दूसरे फेज में बाकी बचे बंधकों और मृत बंधकों के अवशेष लौटाए जाएंगे। इसके बदले इजराइल अपनी जेल में बंद 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, लेकिन इसमें 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले में शामिल जो लोग थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इजरायली फौज चरणबद्ध तरीके से गजा से बाहर जाएगी, लेकिन वो गाजा पट्टी की सीमा से पीछे नहीं हटेगी। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से ज़रूरतमंद लोगों को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। जंग खत्म होने के बाद गजा पट्टी को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद बढ़ाई जाएगी। जंग के बाद गजा का शासन किसके पास होगा, इस पॉइंट को फिलहाल के लिए छोड़ा गया है, बाद में विचार होगा। अगर सीज फायर डील पूरी हो जाती है तो इसको हाल के बरसों के सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना जा सकता है। हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1100 से ज़्यादा इजरायली मारे गए थे, जबकि 250 से अधिक को बंधक बनाया गया था। इसके बाद इजराइल ने गजा पर अटैक किया। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में 46,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गजा की लगभग पूरी आबादी विस्थापित है। 90% आबादी भुखमरी का संकट झेल रही है। अगर समय रहते उन्हें मदद नहीं मिली तो भविष्य की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। आज का राजदूत यहीं पर समाप्त होता है। इसे अभिषेक ने लिखा, निवेदिता ने रिकॉर्ड किया, अभिषेक ने उनकी मदद भी की। खबर गांव को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब इसी नोट पर हमें दीजिए विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।